नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक भी करना है और पूरा लास्ट तक आपको क्लास को देखना है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर ले अगला टॉपिक, राजस्थान की नदियाँ। ठीक है, इस क्लास में आपको राजस्थान की नदियों को लेकर के मैं 3 वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि राजस्थान की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला है हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, दूसरी है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ और तीसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आंतरिक प्रवाह तंत्र की बात करें हम यहाँ पर तो 60% सबसे बड़ा तंत्र किसका है? आंतरिक प्रवाह तंत्र। 16% भाग पर अरब सागर का तंत्र है और 24% भाग पर बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का अपवाह तंत्र है। तो इस तरीके से हम एक एक क्लास में 3 क्लासें आपको बनाई जाएंगी। आंतरिक अपवाह तंत्र की, दूसरी होगी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की और तीसरे नंबर की होगी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की। तो तीनों ही क्लासों को आप लोग अंत तक देखेंगे और अपने नोट्सों को तैयार करेंगे, बारीकी के साथ क्लास को लेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। चलिए, आंतरिक अपवाह तंत्र, ये पहली क्लास है हमारी नदियों वाली। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो हमारा प्रचार भी करिए आप लोग। इस प्रकार के अपवाह तंत्र में वे नदियाँ आती हैं जो अपना जल किसी महासागर या खाड़ी में न ले जाकर के रास्ते में ही बहती बहती विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को हम आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी कहते हैं। इस प्रकार का अपवाह तंत्र लगभग अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पाया जाता है। यानी नदियाँ 3 प्रकार की हो गई, एक तो है आंतरिक अपवाह वाली, दूसरी अरब सागरीय अपवाह वाली और तीसरी है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र वाली। तो हम बात करेंगे इसमें केवल आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी वे होती हैं जो किसी महासागर या किसी खाड़ी में अपना पानी नहीं ले जाती, वो चलती चलती रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियों को आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी कहते हैं। इस अपवाह तंत्र से प्रभावित जिले कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना, कौन कौन से जिलों में ये हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, खैरतल तिजारा और जैसलमेर, ये हमारे जिले आते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत। अब आपको एक नोट याद रखना, बीकानेर संभाग में तो केवल आंतरिक जल प्रवाह तंत्र ही पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र नहीं पाया जाता। नोट कर लीजिए आप लोग, हमारे बीकानेर संभाग के अंतर्गत केवल आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां ही बहती हैं, इसके अलावा और 2 जो हमारे अपवाह तंत्र हैं उनकी नदियां नहीं बहती। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप लोग। अब बात करेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले घग्गर नदी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम होता है साथियों कालका की पहाड़ियों से, शिवालिक तहसील यानी कि हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की पहाड़ियां या कालका की पहाड़ियों से होता है हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से चल करके अपना जल राजस्थान में लेकर के आती है। और यह नदी, ध्यान रखना आप लोग, ये देखिए आप लोग, अब राजस्थान में जब आएगी तो प्रवेश कैसे करेगी। देखो ये वाला राजस्थान है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश से जैसे आएगी तो ये प्रवेश करती है साथियों हमारी ऊपर से, इस तरीके से आती है ये, ठीक है, मान के चलो ऐसे आ रही है। तो प्रवेश करेगी यहाँ पर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर करेगी? हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कई बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि घग्गर नदी राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो कौन से स्थान से प्रवेश करती है। ध्यान रखना आप लोग, टिब्बी नामक तहसील है, तलवाड़ा झील से राजस्थान में प्रवेश करती है। इतने गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ, जिला पूछे तो हनुमानगढ़, तहसील पूछे तो टिब्बी और स्थान पूछे तो तलवाड़ा झील से। क्लियर? देखिए आप लोग, अब इस नदी का अपवाह तंत्र किन जिलों में है? तो यह नदी अपना जल हनुमानगढ़ में लेकर जाएगी, उसके बाद गंगानगर में जाएगी, उसके बाद अनूपगढ़ में लेकर जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से लेकर के जाती है। अब बाई चांसली मान के चलो
बरसात अधिक हो जाए। तो बरसात जैसे ही ज़्यादा होगी तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी। जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इस नदी का जो पानी है वो फोर्ट अब्बास यानी पाकिस्तान तक चला जाता है, और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक जो स्थान है वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। यह नदी अनूपगढ़ के बिंजोर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब देखिए राजस्थान में तो प्रवेश किया इसने कहाँ से, टिब्बी नामक स्थान से। अब ये राजस्थान से निकल करके पाकिस्तान जाएगी। तो पाकिस्तान में एक जगह है, देखिए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी तो कौन से स्थान से छोड़ करके जाएगी, अनूपगढ़ के बिंजोर नामक स्थान से निकल करके पाकिस्तान में चली जाती है। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए जब ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है तो साथियों पाकिस्तान में बाढ़ आएगी, ठीक है ना। और इसी वजह से इस नदी को क्या बोलेंगे, पाकिस्तान का शोक कहा जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो इंटरनेशनल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय है नदी है। ध्यान रखना आप लोग। पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहेंगे, हकरा कहेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तथा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका नाम क्या है, नाली है। दो नाम आपको याद रखने हैं घग्गर नदी के। पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, हकरा है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में इसका नाम क्या है, नाली है। इस नदी के किनारे भद्रकाली माता का मंदिर, भटनेर का दुर्ग है, रंग महल सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई थी। दो सभ्यता विकसित हुई थी, एक तो रंग महल और एक कालीबंगा। इसके पास एक दुर्ग बना हुआ है और एक भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, देखो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो इसमें आएगा आपका घग्गर, ठीक है। और राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो केवल राजस्थान में ही है, इंटरनेशनल सीमा नहीं बनाती, उसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। अब इस नदी के आपको नाम याद रखने, इसको अन्य नामों से हकरा, नाली, नत नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी, कई नामों से जाना जाता है। दूसरी हमारी नदी आती है यहाँ पर कांकनी नदी। देखिए आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी कौन सी है, कांकनी। पहले हमने घग्गर पढ़ा, घग्गर को बहुत अच्छे से पढ़ा, आप लोग पूरा याद रखना। कांकनी नदी का दूसरा नाम आपको याद रखना, मशहूरदी नदी। कई बार पूछा गया मशहूरदी नदी किसे कहते हैं, तो कांकनी नदी को। इसका उद्गम होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से, और ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, मीठी खाड़ी जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब है मात्र ये निकलती है कोटड़ी गांव से और मीठी खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाती है। मात्र 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस 17 किलोमीटर के अंतर्गत ये खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये राजस्थान की लंबाई में सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है ना। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकनी नदी। और एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल एक ही ज़िले में है, वहीं से निकलती है और वहीं पर विलुप्त हो जाती है। जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है। कई बार पूछा गया है कि बुझ झील कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो रूपसी गांव के अंतर्गत ये निर्माण करती है बुझ झील का। कौन सी नदी, कांकनी नदी। सबके सब एक एक स्टोरी को आप लोग सुनेंगे, हर नदी की स्टोरी है। चलिए अब नेक्स्ट आती है हमारी कांतली नदी। कांतली नदी निकलती है साथियों खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से, सीकर से। खंडेला की पहाड़ियाँ किस जिले में है, सीकर में। और ये विलुप्त कहाँ पर हो जाती है, झुंझुनू में हो जाती है, मंडरेला गांव के अंतर्गत। कौन सी नदी, कांतली नदी। कांतली नदी के आपसे जिले पूछे जाएं तो याद रखना सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू। मात्र 3 जिलों में बहती है नदी। चूरू नहीं आएगा, ध्यान रखना आप लोग, चूरू नहीं है, चूरू में नहीं बहती है, केवल सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू 3 जिलों में। अब प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, कांतली नदी का शेखावाटी में बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तोराबट्टी कहलाता है। नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। तोराबट्टी किस नदी का बहाव क्षेत्र है, कांतली नदी का। इस नदी के किनारे 2 सभ्यताएं भी विकसित हुई थी। कौन कौन सी, गणेश्वर सभ्यता और दूसरी है सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंतर्गत, ठीक है ना,
और सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंतर्गत। ये आपको याद रखना। क्लियर भाई। अब देखिए, यह नदी शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है जो झुंझुनू को दो भागों में डिवाइड करती है। ध्यान रखना आप लोग, झुंझुनू को दो भागों में बांटेगी। अब पूछा गया, देखो सबसे पहले आपसे मैंने जब बताया था कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर, तब तो घग्गर था। अब प्रश्न का तरीका बदल रहा है पूछने का कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ कौन सी है? कांतली नदी है। अगर पूर्णतः शब्द मिल जाएगा तो कांतली आंसर आएगा, और पूर्णतः नहीं मिलेगा तो आंसर आएगा आपका घग्गर, सबसे लंबी नदियों में। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। शायद यह नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और चूरू में भी एक नदी होती है। वर्तमान में चूरू और बीकानेर ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती। ध्यान रखना अच्छे से, कहने का मतलब क्या चाह रहा है ये सेंटेंस को आप लोग ध्यान रखिए आप लोग, कि अगर ये नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती, ठीक है ना, तो चूरू जिले में भी नदी होती आज की टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकृति के अनुसार क्या हुआ कि चूरू और बीकानेर दो जिले ऐसे रह गए, ऐसे दो जिले नदियों के बिना रह गए। आपसे कई बार पूछा गया और ये रीट में भी आया हुआ है, ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, कोई नदी नहीं बहती? तो चूरू और बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगली आती है हमारी रूपारेल नदी। ध्यान रखेंगे आप लोग रूपारेल के बारे में। यह नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर? थानागाजी अलवर के अंतर्गत। और विलुप्त कहाँ पर होती है? बयाना के अंदर, भरतपुर में कुशलपुर नामक एक स्थान है, ठीक है, बयाना तहसील के अंतर्गत, वहाँ विलुप्त हो जाती है। और ये नदी 3 जिलों में बहती है, अलवर, भरतपुर और डीग। इस नदी के आपको अन्य नाम याद रखने, इसको रूपनारायण नदी कहते हैं, बराहा नदी कहते हैं, और लशवारी नदी। कई बार पूछा गया है, लशवारी नदी किसे कहते हैं? रूपारेल को। इसकी सहायक नदियाँ देखिए आप लोग। सहायक नदियों में है सानगंगा, देखो बाणगंगा लगा है, सानगंगा लगा है, सानगंगा इसकी सहायक नदी है। सानगंगा, गोलारी, सुकरी और नालक्रौती, ये इसकी 4 सहायक नदियां हैं रूपारेल की। अब इसकी एक खास इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा भी कहा जाता है। किससे निकाली गई है? मोती झील से। इसका पानी साथियों मोती झील में जाकर के गिरता है। किसका? इस नदी का, रूपारेल नदी का पानी मोती झील में जाकर के गिरेगा। फिर मोती झील से एक नहर निकाली गई है सुजान गंगा, जिसके द्वारा भरतपुर के लिए जल की पूर्ति की जाती है, और इसी वजह से सुजान गंगा नहर को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो देखो वहाँ पर आपको मोती झील ऑप्शन में मिले तो आपको राइट आंसर मोती झील करना है। सुजान गंगा नहर करे मिले तो सुजान गंगा करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना, ध्यान रखें इसी तरीके से। अगर दोनों ही ऑप्शन है तो आपका राइट आंसर होगा सुजान गंगा नहर, और दोनों में से एक मिले तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मोती, मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा से, मोती झील को कहते हैं लेकिन इससे सुजान गंगा नहर निकाली गई है, इसको कहा जाता है रियल में, ठीक है ना, लाइफ लाइन। इस नदी के किनारे डीग महल, नौ सभ्यता और मोती झील स्थित है। और ध्यान रखना मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। सीकरी बांध भी भरतपुर में इसी नदी पर है। अगर हम अलग से एक क्लास बनाएंगे राजस्थान के बांधों को लेकर भी, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को भी, इन नदियों के चैप्टर के बाद, तो सीकरी बांध अगर हम बात करें तो भरतपुर में स्थित है। ठीक है भाई, एक एक चैप्टर को विस्तार से लिखना है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। इन नोट्सों को आप अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हो अच्छे से। रूपनगढ़ नदी है हमारी अगली, और ये रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, कुचिल गांव अजमेर से। किशनगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। और विलुप्त कहाँ पर हो जाती है? सांभर झील के अंतर्गत खत्म हो जाती है। यह नदी 2 जिलों में बहती है, एक तो है अजमेर और दूसरा है जयपुर। जयपुर ग्रामीण मत करना साथियों, केवल जयपुर शहर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अजमेर और जयपुर 2 जिलों में बहती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। कौन सी? सलेमाबाद अजमेर में। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। किस नदी के किनारे है?
रूपनगढ़ नदी के किनारे। सामर झील में गिरने वाली नदियाँ, अब आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया, क्वेश्चन आ चुका है ये, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। सामर झील में गिरने वाली नदियाँ देखो, रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेल और तुरतमंती, ये नदियाँ हैं। अगली हमारी नदी है इसमें साबी नदी। साबी नदी देखेंगे आप लोग। अब मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, यह है साबी। एक शब्द और पढ़ेंगे आप लोग, सागी, ध्यान रखना, सागी नदी अलग है और ये है हमारी साबी। तो आंतरिक प्रवाह की नदी जो है ना, ये साबी है, सागी नहीं है, ध्यान रखना। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी, जयपुर ग्रामीण जिला में आएगी और विलुप्त हो जाती है नजफगढ़ झील, गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत। यह नदी कोटपुतली बहरोड जिले की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? साबी। इस नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड में जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जहाँ पर हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। एक एक चीज़ को याद रखना आप लोग। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। कोटपुतली बहरोड आएगा आंसर, ध्यान रखना। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जोधपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड में आएगी वर्तमान में। अपवाद क्षेत्र देखेंगे इसका, इस नदी का जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा, 3 जिलों में बहती है। अगली नदी हमारी मेंथा नदी, आंतरिक प्रवाह की मेंथा नदी। इसका उद्गम होता है मनोहरपुर थाना की पहाड़ियों से, मनोहरपुरा थाना की पहाड़ियों से जयपुर ग्रामीण जिले से निकलती है और इसका अंत होता है सामर झील में। इस नदी का अपवाद क्षेत्र की बात करें तो जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन जिला, ये 2 जिलों में है। मैंने क्लास में कभी भी, देखो पहली चीज़ तो मैं फालतू इतना बोलता ही नहीं हूँ, केवल काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिए। इस नदी के किनारे आपको ध्यान रखना है एक जैन तीर्थ स्थल भी है। कहाँ पर? लूणवा गांव के अंतर्गत डीडवाना कुचामन जिले में, ठीक है? लूणवा गांव में जैन तीर्थ स्थल है, इसी नदी के किनारे डीडवाना कुचामन में, मेंथा नदी के पास। उसके बाद है कुकुंद नदी, यह भरतपुर जिले की स्थानीय नदी है भाई। कौन सी? भरतपुर जिले की कुकुंद नदी। बंद बैराठा जो बांध है भरतपुर के अंतर्गत, वो इसी नदी पर बना हुआ है। दिर जलप्रपात भी इसी नदी पर बना हुआ है। और ध्यान रखना, बंद बरेठा जो बांध बना हुआ है, इसकी आकृति जहाज की समान है। पानी का जो जहाज होता है ना, उसकी आकृति के समान है बंद बरेठा की आकृति, जो कुकुंद नदी पर बना हुआ है। और दिर जलप्रपात भी कहाँ पर है? कुकुंद नदी पर बना हुआ है। अब एक बार सभी विद्यार्थी जय माता दी लिख दीजिए। आपको कैसा लगा ये क्लास, एक बार अपनी कमेंट और अपनी राय देकर के बताएंगे। और कल की इस क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, अरब सागर का अपवाद तंत्र, जो बहुत बड़ा है साथियों, बहुत बड़ा अपवाद तंत्र है, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मुख्य नदियाँ इसी में, चंबल जो है ना साथियों, इसी नदी में, इसी पार्ट में आएगी चंबल, जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है? तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और अभी तक नहीं किया है तो, और अपना प्यार प्रेम बांटते रहिए और अपनी तैयारी को बना के रखिए। धन्यवाद।